तो देश की चर्चित एसेट मैनेजमेंट कंपनी जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने भारत की ईटीएफ मार्केट में एंट्री की है। कंपनी ने जियो ब्लैकरॉक निफ्टी 50 ईटीएफ लॉन्च किया है। क्या कुछ उसके फीचर्स हैं, अभिषेक जी बताएंगे। जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड तो लेके आ ही चुका था। अब जो ये स्कीम लेके आया है वो जो है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 ईटीएफ। कैटेगरी की बात करें तो फिर ये यानी कि ये कल से परसों से इनफैक्ट ये खुल गया है और 11 अगस्त तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग्जिट लोड यहाँ पर निल रहेगा, कोई भी इसमें आपको एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम अमाउंट जो इसमें आपको निवेश करना है वो 500 रुपये का रहेगा। और इसके फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो फिर तन्वी कचेरिया, आनंद शाह और हरेश मेहता इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। जितेंद्र सर, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, निफ्टी 50 ईटीएफ कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक थोड़ा सा मार्केट डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर आया था और इतना बड़ा जब एएमसी यहाँ पर इस तरह के फंड लेकर आता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी हलचल होती है। क्या लग रहा है सर, गेम चेंजर साबित होगा और क्या ये भारत में ईटीएफ बाजार के कंपटीशन जो होगा वो यहाँ पर बढ़ाएगा उसको? देखिए, कंपटीशन को बढ़ाएगा वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि ईटीएफ के अंदर क्या एक्सपेंस रेशियो रहता है, कितनी कम कॉस्ट में जो है ये ईटीएफ लॉन्च हो रहा है और क्या फैक्टर रहता है। क्योंकि ईटीएफ के अंदर जो दो चीज़ें हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ऑलरेडी निफ्टी 50 ईटीएफ ऑलमोस्ट सभी एएमसी के हैं। जी। अब डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है? डिफरेंशिएशन लार्जली कॉस्ट फैक्टर पे हो सकता है या किस तरह का इसमें वॉल्यूम आता है। तो ईटीएफ के अंदर और ज़्यादा आप डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो डिफरेंशिएशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है ब्लैक रॉक के लिए। बट क्योंकि ईटीएफ है और ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पे आप आराम से बाय सेल कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स किस तरीके से निफ्टी 50 ईटीएफ को कंसीडर करते हैं, मुझे लगता है किसी भी ईटीएफ की सक्सेस के लिए इन्वेस्टर्स का उसका एसेट एलोकेशन में क्या हिस्सा है, क्या परफॉर्मेंस है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ठीक है सर, वैसे अगर मैं बात करूं ईटीएफ और इंडेक्स फंड को कंपेयर करने की, निफ्टी 50 ईटीएफ और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इनमें अंतर क्या है और निवेशकों के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है? जी, देखिए, निफ्टी 50 और इंडेक्स फंड दोनों में अगर अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव में बोलूं तो दोनों में सेम है। इंडेक्स फंड भी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, निफ्टी इंडेक्स को ट्रैक करता है। निफ्टी 50 ईटीएफ भी निफ्टी 50 को ट्रैक करता है और दोनों का ऑब्जेक्टिव ही सेम होता है कि जो भी इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहा है उसके रिटर्न को उसको मैच करना है। लेकिन दोनों में स्ट्रक्चरल थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये कि जो ईटीएफ है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है, जिसके अंदर आप बाइंग सेलिंग आराम से कर सकते हैं और उसके अंदर दो प्राइसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक तो एनएवी और एक रियल टाइम प्राइस। और इनमें डिफरेंस हो सकता है ईटीएफ के अंदर, यानी कि आप जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं वो एनएवी से बहुत डिफरेंट हो सकता है। इंडेक्स फंड के अंदर केवल एनएवी होती है जो एंड ऑफ द डे कैलकुलेट होती है, तो उस पर आपको पता होता है। लेकिन ईटीएफ के अंदर बहुत कुछ डिपेंड करता है वॉल्यूम्स के ऊपर, ये प्राइस और एनएवी के डिफरेंस के ऊपर। अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव दोनों में सेम है। अब किन निवेशकों के लिए आप बेटर है? एसआईपी के लिए आपको इंडेक्स फंड में अच्छा ऑप्शन मिलता है, ईटीएफ में वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता क्योंकि आपको स्टॉक एक्सचेंज से बाइंग और सेलिंग करना होता है। दोनों में प्रोबेबली ईटीएफ आपको कम कॉस्ट में मिलेगा, इंडेक्स फंड के थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा होता है ईटीएफ के मुकाबले। तो दोनों ही अपना ऑब्जेक्टिव सेम है, दोनों का सिर्फ स्ट्रक्चरली डिफरेंस है। वो इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं, उनको पता है बाइंग सेलिंग कैसे होती है, उनके लिए ईटीएफ में भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो निवेशक एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए इंडेक्स फंड हो सकता है। लेकिन दोनों का अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने कहा सेम ही हो। सर, अगर लार्ज कैप फंड को भी यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या लगता है कि मतलब ये ईटीएफ जो है वो बेटर रहेगा या फिर इंडेक्स फंड बेटर है या फिर लार्ज कैप इन केस अगर कोई चुनना चाहे तो वो ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पर? नहीं, देखिए, पहली बात तो ईटीएफ और ये इंडेक्स जो दोनों पैसिव स्ट्रेटेजी हो गई। अब फैक्टर आता है कि पैसिव स्ट्रेटेजी बेटर है या एक्टिव स्ट्रेटेजी बेटर है। देखिए, पैसिव स्ट्रेटेजी अगर वैसे मैं सिर्फ बात करूं तो शायद बेटर हो सकती है, लेकिन पैसिव स्ट्रेटेजी के अपने ड्रॉबैक्स हैं। वो ये कि पैसिव स्ट्रेटेजी भी वॉलेटाइल होती है। यहाँ पे जब हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट में ही स्टॉक्स होंगे। अब उन स्टॉक्स में जैसे जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में एग्जिट एंट्री होगी या अप एंड डाउन होगा, वैसे ही आपको इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में देखने को मिलेगा। ये चीज आपको एक्टिव में नहीं मिलती है, एक्टिव में फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है उसको। तो मे बी वो इससे कम वोलेटाइल हो सकता है, डाउन साइड आपको कम वहां पे प्रोटेक्ट रख सकता है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वर्सेस का चॉइस है इसके अंदर। दोनों का अपना महत्व है एक किसी भी पोर्टफोलियो में।
और इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पैसिव स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो आप पैसिव में निवेश कर सकते हैं लार्ज कैप में। लेकिन अगर आपको फंड मैनेजर वो अल्फा जनरेट करके दे रहा है तो मुझे लगता है एक्टिव उसके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है। वैसे अगर सर जियो ब्लैक रॉक की एंट्री की बात करूं तो जियो की एंट्री ईटीएफ इंडस्ट्री में जो है एक्सपेंस रेशियो हो गया, लिक्विडिटी हो गया और निवेशकों की पसंद जो है उस पर कितना इफेक्ट डाल सकते हैं आपके हिसाब से? मुझे पर से शायद नहीं लगता कि बहुत बड़ा अंतर आ सकता है, क्योंकि अगर मैं ईटीएफ की बात करूं तो ऑलरेडी बहुत कम लागत के ईटीएफ अवेलेबल हैं। दूसरे एएमसी के आप देखेंगे और बहुत कम लागत है उनकी। उससे कम लागत में क्या जियो कर सकता है, तो ऑलमोस्ट फ्री जैसा सिनेरियो हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा अंतर ईटीएफ में आ सकता है कि ईटीएफ जियो में कोई डिफरेंशिएशन ला सकता है। देखिए पैसिव स्ट्रेटेजी है, पैसिव स्ट्रेटेजी में एक एएमसी दूसरी एएमसी से क्या डिफरेंशिएशन ला सकती है, क्योंकि इंडेक्स वही है, कॉन्स्टिट्यूएंट वही है, सेम इंडेक्स को फॉलो करना है। जो डिफरेंस होगा वो एक्सपेंस रेशियो में होगा। वही अंतर बताएगा कि दोनों में कितने रिटर्न्स का अंतर होता है। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन का ऑप्शन पैसिव स्ट्रेटेजी में नहीं मिलता है एएमसी से। सर निफ्टी 50 ईटीएफ में अगर कोई जाना चाह रहा है यहाँ पर, तो ये जो नया एनएफओ है यहाँ पर जियो ब्लैक रॉक का, उसमें क्या वो एंट्री कर सकते हैं या फिर इसके जो पीयर्स हैं वहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन? देखिए एनालाइज तो आपको करना चाहिए कि अभी जो निफ्टी 50 के ईटीएफ है उनमें क्या ऑप्शन अवेलेबल है। और जैसे मैंने कहा कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ा वेरिएंट होता है, तो क्या जियो से भी कम कॉस्ट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं? अगर है तो क्यों ना वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्लस ईटीएफ है, वॉल्यूम पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि बाइंग और सेलिंग होनी है स्टॉक एक्सचेंज से। तो क्या ऑलरेडी ऐसे ईटीएफ हैं जिसके अंदर बहुत हाई वॉल्यूम है, यानी कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उसमें बना हुआ है, तो मे बी वो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसलिए ईटीएफ का मामला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जहां पे आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस ईटीएफ में कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं और कंपैरिजन में कहाँ फिट बैठता है। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी एनएफओ पर चर्चा। और जाने से पहले एक फटाफट से टिप्पणी बस सर की पोल पर ले लेते हैं। सर आज का पोल था हमारा ऑडियंस के लिए, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में अभी निवेश करें या नहीं। 1 घंटे की चर्चा सभी दर्शकों ने सुनी, 3 ऑप्शन दिए गए थे, निवेश करें, अभी रुकें या फिर लास्ट एक ऑप्शन पता नहीं। 52% वोटिंग सर आई है निवेश करें पर। आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? अगर निवेश करें हमारे निवेशक, देखने वाले जो दर्शक हैं, एसआईपी के थ्रू जाएं, लमसम के थ्रू जाएं, आपकी क्या टिप्पणी? देखिए इंटरेस्ट तो बना हुआ है गोल्ड सिल्वर में, और जब तक वो रिटर्न चार्ट दिखाई देंगे ना, और अभी रिटर्न चार्ट इतनी जल्दी कम नहीं होने वाले हैं, वो रिटर्न चार्ट हाई दिखाई देंगे तो निवेश का जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। बट मुझे लगता है कि उससे जो है अपना निवेश का निर्णय ना लो। जो रिटर्न दिख गए हैं, हिस्ट्री रिपीट नहीं करती है। आपके रिटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं क्या हिस्ट्री में आपको मिला है रिसेंट में। और बेटर अप्रोच तो यही होगी कि इसको अपने एसेट एलोकेशन का हिस्सा बना के चलें।